शाह आलम और गुड्डू जमाली बसपा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुज्ञा से ये प्रस्ताव करता हूँ कि अल्पसंख्यक समाज कल्याण अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग अनुदान संख्या 48 के मद में मांगी गई संपूर्ण धनराशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। कमी करने का उद्देश्य विभाग की आलोचना करना एवं सुझाव देना है। महोदय, चूँकि माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से अपने भाषण में इस विभाग के बारे में चर्चा किया है और इस विभाग से जुड़े हुए समाज के बारे में चर्चा किया है। महोदय, हम सब जानते हैं कि अल्पसंख्यक समाज में यूँ तो और भी लोग आते हैं, जैसे कि सिख, ईसाई, पारसी आदि आदि, मगर चूँकि उत्तर प्रदेश में इस समाज में मुस्लिम समाज की जनसंख्या सबसे अधिक है, इसलिए इस विभाग को मुस्लिम समाज का बजट कहा जाता है महोदय। और माननीय मंत्री जी ने भी अपने पूरे भाषण में उनका केंद्र मुस्लिम समाज ही रहा। मैं इसमें सुझाव और इसकी आलोचना के लिए कुछ चीज़ें लिखकर लाया था, मगर माननीय मंत्री जी का भाषण सुनने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। जाहिर है बहुत सीनियर आदमी हैं, बहुत अनुभवी हैं और उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी वकालत का है, लिहाजा उन्होंने सरकार के पक्ष को बहुत प्रभावी ढंग से रखा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है महोदय। चूँकि मैं बहुत जूनियर हूँ, हमें बोलना भी नहीं आता, इसलिए शायद मैं अपनी बातें उतनी प्रभावी ढंग से न कह सकूं, लेकिन महोदय ये हम सब जानते हैं कि सच बोलना बहुत मुश्किल होता है और उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। सच सुनना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं माननीय मंत्री जी चूँकि बहुत वरिष्ठ हैं और अक्सर मैंने देखा है वो इस सदन में कहते रहे हैं कि हम लोगों के अंदर सहनशीलता की बहुत कमी आ गई है। लिहाजा मेरा किसी से कोई ज़ाती विरोध नहीं है, ज़ाती तौर पे मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मगर जब सही और गलत की बात आती है महोदय, तो कुछ बातें कहना पड़ता है और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता है। माननीय मंत्री जी ने अपने पूरे भाषण में कहा कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसा दल है, एक ऐसी पार्टी है जो अल्पसंख्यक समुदाय की हितैषी है और अगर कोई दल, कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी ही है जो मुस्लिम समाज का भला कर सकती है। हमारी सरकार जो पूर्व में बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में चल रही थी, उनका ऐसा कहना है, उनका इल्ज़ाम है कि उस सरकार ने मुसलमानों को पीछे करने के अलावा कुछ नहीं किया। मैं बहुत लंबी बात न कह करके मात्र 2-3 बातों में अपनी बातों को ख़त्म कर दूंगा महोदय, कि मुझको समझ में नहीं आता, मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि आखिर माननीय मंत्री जी ये बातें किस बुनियाद पे कहते हैं। आपने बजट पेश किया, उसमें एक राशि है, कुछ बढ़ी हुई भी है, वो भी मैंने देखा, मगर महोदय एक जो आज समाज में एक जो सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा है और जो हम सब के लिए बहुत चिंतनीय है, वो है इस समाज की सुरक्षा। अगर ये समाज ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? किसी स्कीम को लेकर 30,000 रुपए लेकर, कोई अनुदान लेकर के हम कहाँ ले जाएंगे? अगर हम नहीं रहे, ये समाज नहीं रहा, तो इस अनुदान का कोई महत्व नहीं है महोदय।
इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि अगर आप इस समाज को कुछ देना ही चाहते हैं तो पहले सुरक्षा दीजिए। पहले आप सुरक्षा दीजिए ताकि हमारे अंदर और हमारे लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा हो। इल्जाम लगता है हमारे दल के ऊपर, हमारी नेता के ऊपर कि बहुत पीछे कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। मगर मैं चूंकि पहली बार चुन के आया हूं, लेकिन समाज में हम भी रहते, इसी प्रदेश में रहते हैं। हमने 5 सालों में कहीं नहीं देखा कि 5 साल की सरकार में कोई भी सांप्रदायिक दंगा हुआ हो। आखिर 1 साल हुए हैं इस सरकार को बने हुए महोदय, 1 साल, मात्र 1 साल। इस 1 साल में तकरीबन छोटे बड़े दंगों को अगर मिला दिया जाए तो 24 दंगे हो चुके हैं। लगभग 97 लोगों की जानें जा चुकी हैं। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता महोदय, दंगों में मारे जाने वाले चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो इंसानियत का खून होता है महोदय। और उस वक्त जब दंगों में कोई इंसान मारा जाता है तो पूरी इंसानियत रोती है। मैं मुसलमान जरूर हूं, लेकिन मेरा ये मानना है महोदय कि वो लोग सरकार के सबसे कमजोर और बुरे लोग हैं जो अपनी किसी राजनीतिक इच्छा को पूरा करने के लिए, किसी अपने एम को पूरा करने के लिए हिंदू और मुसलमान का राना लगाते हैं और धर्म और जाति की बात करते हैं। महोदय, चूंकि हम अपने को इंसान नहीं बना पाते, इसलिए अपनी चीजों को पाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इन कमजोर बातों का सहारा लेते हैं। मगर महोदय, चूंकि इसी समाज का हूं, इसलिए इस समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं और उनको कहना पड़ता है। ये बात सही है, आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि चुनाव के दौरान आप लोगों ने अपने घोषणा पत्र में, आपके नेता माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने हमारे समाज से बड़े वादे किए, बहुत सारे वादे किए कि भाई रिजर्वेशन देंगे आपको जनसंख्या के आधार पर। 1 मिनट यार, आपको जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन देंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, आपकी तरक्की करेंगे। ये भोला भाला समाज है, हमारा समाज भोला भाला है, ईमानदार है स्वभाव से। उसको ये लगा कि नेताजी कह रहे हैं तो जरूर करेंगे, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लिहाजा इस समाज ने आंख बंद करके, भरोसा करके, एकजुट होकर के, एक मत होकर के समाजवादी पार्टी को वोट दिया। और ये हम सब जानते हैं कि उसकी वजह से आज समाजवादी पार्टी सत्ता पर विराजमान है, प्रदेश की बागडोर सत्ता समाजवादी पार्टी के हाथ में है। मगर फिर क्या वजह है कि जब आपके राष्ट्रीय नेता ने ये बात कही, उस वक्त तो आपने घोषणा पत्र में नहीं कहा कि हम केंद्र को चिट्ठी लिखेंगे। आपके घोषणा पत्र में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि हम जनसंख्या के आधार पे भागीदारी देंगे। तो आप चिट्ठी लिखने की बात कहां से आती है? इसलिए माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत अदब से आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये तो कौम पहले से ही लूटी हुई है, बर्बाद है। आपने मुझसे ज़्यादा प्रभावी ढंग से इसके दर्द को यहाँ बयान किया, शायद मैं उस तरह से न कह सकूं। जब इस सारे सच को हम जानते हैं, इसको मानते भी हैं, देश मानता है, प्रदेश मानता है, तो अपने किए हुए वादे को ईमानदारी से पूरा करें। ये छोटी मोटी बातें करके कि 30,000, बड़ा हल्ला होता है, मैं अक्सर देखता हूँ, हमारे दूसरे दल के भाई भी कहते हैं 30,000 रुपए मुसलमानों की बच्चियों को दिया जा रहा है, ये किया जा रहा है। नहीं, उस 30,000 से बहुत शोर होता। अरे हम तो कहते हैं आप सबको दे दीजिए, सारी बच्चियां आपकी, हमारे लिए कोई वो नहीं है। लेकिन आपने अगर इस समाज से कुछ वादा किया तो ये छोटी मोटी चीजों से इनका भला होने वाला नहीं है। अगर देना है तो ईमानदारी से उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करें, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनकी सुरक्षा करें। हम अक्सर देखते हैं, कई बार चर्चा में भी आया कि
हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत सेंसिटिव हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं कि भाई लाइन सफारी बनवा रहे हैं, ये बनवा। आज हम ये समाज उसकी चिंता करता है जानवरों की। हम अक्सर कहते हैं कि जो रेयर ब्रीड जानवर हैं उनकी सुरक्षा होना चाहिए, वो खत्म नहीं होने चाहिए, जैसे कि टाइगर आदि आदि, शेर चीता हम बात करते हैं। मुसलमानों की हालत तो उससे भी बदतर है। एक दो नौजवान जब 20 साल के बाद किसी अच्छी पदों पे आता है, किसी उसमें चुन के आता है, तो उसकी बेरहमी से हत्या हो जाती है। अभी उसकी जीती जागती मिसाल सीओ जियाउल हक मरहूम मौजूद है हमारे सामने, और उसके बाद ये कहा जाता है कि हम आपके सबसे बड़े हिफाजत करने वाले हैं, हमारे अलावा आपकी कोई हिफाजत नहीं कर सकता। तो ये बातें बड़ी कंफ्यूज करती हैं। ये बातें ऐसा भ्रम पैदा करती हैं कि हम उसको समझ नहीं पाते। इसलिए ये बात हम कहते हैं कि कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। हमारे ऊपर ये इल्जाम है हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर कि भाई उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैं अभी जिक्र कर रहे थे, माननीय मंत्री जी की एक यूनिवर्सिटी बनाई और उसको मान्यवर काशीराम जी के नाम पे रख दिया, उनका नाम वो रख दिया। आजादी के बाद पहली बार अगर किसी दल ने मुस्लिम समाज के शिक्षा के लिए अगर कोई कदम उठाया तो वो बहन कुमारी मायावती जी, किसी ने नहीं किया। और ये नाम से क्या फर्क पड़ता है? ये एक मिनट आप लोग सुन लीजिए, सुन लेना, जवाब दे देना। आप सुन लीजिए, जब आप बोलेंगे मैं भी सुन लूंगा। और ये नाम से क्या होता है, नाम से क्या फर्क पड़ता है? जब हम किसी दूसरे महापुरुषों की तरफ कहते हैं, किसी समाज, एक बहुत बड़ा समाज है जो मान्यवर काशीराम जी को भी देवता और मसीहा से कम नहीं मानता है। मैं मुसलमान हूं, मुझको इस बात की चिंता है कि अगर हम किसी दूसरे महापुरुष की चिंता नहीं करेंगे तो क्या हक पहुंचता है कि हम किसी से उम्मीद करें कि दूसरे समाज के लोग हमारे महापुरुषों की चिंता करें? क्या फर्क, क्या हक है? इसलिए अगर इज्जत पानी है तो पहले दूसरों को इज्जत देनी पड़ेगी। अगर इज्जत लेना है तो इज्जत देना पड़ेगा। इस नाम से कोई बहुत मात नहीं पड़ता। हाँ, हम मानेंगे और मैं खुद चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा कि आपने अच्छा काम किया, बना दीजिए 2-4 यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यकों के लिए। मैं खुद कहूंगा, मैं विरोध के लिए विरोध नहीं करता, और ना मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि मैं यहां से खड़ा होकर कह रहा हूं बहुजन समाज पार्टी के खेमे से, लेकिन जो बात दिखाई दे रही है हमको, हम वो कह रहे हैं। आज हर तरफ एक वो मचा हुआ है कि मुस्लिम समाज भयभीत। आजादी के बाद महोदय पहली बार इतिहास उठा के देख लीजिए कि पूरे प्रदेश में मुसलमान सड़कों पे निकला और उसने प्रदर्शन किया अपने ऊपर हो रही जुल्म और जाति के लिए। इससे पहले कभी नहीं हुआ। धार्मिक मामलों में हुआ होगा, मैं उसकी बात नहीं करता। ये हमारी रक्षा करने वाली सरकार है, ये हमारी रक्षा करने वाली सरकार है, ये रक्षा हो रही है हमारी। और महोदय, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन हमारे भाइयों को इतना बुरा लग रहा है, ऐसा लगता है कि बस नहीं चल रहा वरना मुंह बंद कर दें। लेकिन चूंकि क्या करें, इसी समाज के हैं, अपनी भी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि जहां वो हैं वहां आवाज देना जुर्म ठहरा है। जहां मैं हूं वहां से पांव की आहट नहीं जाती। तो इन लोगों को ये है कि सिर्फ जो हम बोले वो आप सुनिए, हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन महोदय, अपने लोगों की बात ही कहने के लिए आए हैं यहाँ पर, और जिस दिन वो नहीं कर सकेंगे उस दिन यहाँ बैठने का कोई मतलब भी नहीं, राजनीति कोई मजबूरी नहीं है। इसलिए मैं बहुत कुछ कहना चाहता था महोदय। अगर मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, माननीय मंत्री जी बहुत सीनियर है, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं सिर्फ 2 बात उनसे कहना चाहता हूं कि वो इस समाज को कुछ दे या न दे। एक, इस समाज की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। दूसरा, हम तब मानेंगे कि आपने इस समाज के साथ ईमानदारी से उसके साथ इंसाफ किया जब आप हमारी भागीदारी को सुनिश्चित करें, वरना इन झुंझुनों से हमारा काम नहीं चलने वाला है। कितने काम चलेगा माननीय अधिष्ठाता महोदय? इसी के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पे बल देता हूँ। माननीय श्री नारायण राय, नगर विकास पर।
मैं आपकी आज्ञा से माननीय नगर विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ। मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय नगर विकास मंत्री जी को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को खासतौर से शहरों को खूबसूरत बनाने के लिए एक सपना देखने का काम किया और दुनिया के कई